अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 अलजब्रा। अलजब्रा भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके क्वांटिटेटिव टेस्ट के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए, उसके बाद एमपीटी के लिए, सीएसएस के लिए, पीएमएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। तो स्टार्ट करते हैं। अलजब्रा होता क्या है? अलजब्रा बेसिकली हमारे मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम डिजिट्स नंबर से हट के वेरिएबल्स को भी देखते हैं। वेरिएबल्स कैसे? आप मोस्टली एक्स को देखते होंगे, वाई को देखते होंगे। तो डिजिट्स और नंबर से हट के जो हम एक अलग चीज़ देखते हैं अपने मैथमेटिक्स में, जैसे कि वेरिएबल्स होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं स्मॉल लेटर्स में, उनको वेरिएबल्स कहा जाता है। तो हम इस वो जो ब्रांच है वो मैथमेटिक्स की ब्रांच अलजब्रा है, इन चीज़ों को डील करती है, लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को। तो वो एक अलजब्रा ब्रांच है मैथमेटिक्स की। अब जैसे कि ये एग्जांपल आप देख सकते हैं x-5। अब ये देखें, इसमें ऑपरेशन भी हो रहा है सब्ट्रैक्शन का, और 5 हमारा एक डिजिट है और 5 से हटके एक x है। तो ये एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। आगे बात करते हैं जी कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है हमारे पास? ये जो कोई वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल जैसे ये x है, देन मैं y भी लिख लेती हूँ। ये जो वेरिएबल होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इस वेरिएबल के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है, जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल देखें 5x + 10, इसमें x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो 5 है वो इस वेरिएबल x का कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट क्या होता है? आपके पास कोई भी वेरिएबल है, जैसे अब मैं y की बात करती हूँ, इसके साथ मैं 2 लिख देती हूँ। ये 2 इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये y तो एक वेरिएबल है और 2 इस y के साथ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दैट्स व्हाई 2 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ y। क्लियर? और एक और चीज़, जैसे मैं सिंपली आपके पास एक इधर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे एक x लिख लेती हूँ। मैं आपसे कहती हूँ मुझे इस x का कोएफिशिएंट बताइए। इस x का कोएफिशिएंट क्या है? तो बच्चे, जिसका कोई नहीं है उसका 1। तो इस x का कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो ये एमसीक्यूज़ में ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे। एग्जाम्पल नंबर 2 है 8 - 2x। अब इस कोएफिशिएंट में -2x का कोएफिशिएंट है इस एक्सप्रेशन में। आगे हमारे पास टर्म है। टर्म क्या होता है? सिंगल लफ्ज़ों में बताऊं, सिंपल लफ्ज़ों में, ये इंग्लिश हो रहे हैं। ये 5x एक टर्म है और 10 एक टर्म है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कोई ना कोई ऑपरेशन हो रहा हो, जैसे फर्स्ट वाले में प्लस का ऑपरेशन हो रहा है, वो किसी ऑपरेशन से अलग हो रही हो, वो 2 टर्म्स होती हैं। जैसे यहाँ पे 5x एक टर्म है और 10 एक टर्म है। यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में 8 एक टर्म है और 2x एक अनदर टर्म है। तो ये टर्म होती है। ये नीचे एग्जाम्पल दी भी हुई थी हमारे पास समरी में। देखो, कोफिशिएंट x के साथ 2 मल्टीप्लाई होता है। कोफिशिएंट x एक वेरिएबल है, 5 एक कांस्टेंट है, तो 2x हमारा एक अलग टर्म है, 5 हमारी एक अलग टर्म है। तो ये एक मैंने होल जितना ऊपर अभी तक करवाया है उसकी एक समरी कर दी थी एक पिक्चर में। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है? अभी हम ऊपर देख रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था? डिजिट्स के साथ वेरिएबल्स का आ जाना, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से 7 हटा दूँ तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। लेकिन जैसे ही मैं इक्वलिटी का साइन ऐड कर दिया, मतलब ये इक्वल का साइन ले आई और इक्वल के राइट साइड पे मैंने 0 ले लेती, चाहे मतलब कुछ भी मैंने लिख दिया है। यहाँ पे आप राइट साइड पे 0 ले सकते हो, कोई अनदर वेरिएबल ले सकते हो, कोई डिजिट ले सकते हो। तो ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। 2x + 3 = 7 है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ गया, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। तो x इज़ अ वेरिएबल, ये मतलब वही चीज़ जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। कोफिशिएंट क्या है, टर्म्स क्या है, x क्या है, तो ये सारी चीज़ें वही उसने डिफाइन किया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हम 2 को कोफिशिएंट कह रहे थे, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था। तो इक्वेशन में भी वही कंसेप्ट है कि कोफिशिएंट क्या है, टर्म क्या है, ऑपरेशन क्या हो रहा है। इस तरह से वही कॉन्सेप्ट इक्वेशन के लिए भी है। बस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फ़र्क बस इतना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास इक्वल का साइन नहीं होता और इक्वेशन में या इक्वेशन में हमारे पास इक्वल का साइन होता है। अब टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है सबसे पहले इसकी टाइप,
और पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है कि इसमें जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनकी एक पावर होती है, मतलब एक्सपोनेंट होता है। जैसे मैं आपके पास सामने एक पॉलिनोमियल लिखती हूँ x³ प्लस x² प्लस x1, मतलब ये देखिए x एक ही वेरिएबल है और उसकी डिफरेंट एक्सपोनेंट्स हैं। इस x की 1 है, तो ये एक पॉलिनोमियल बना रहे हैं जिसमें आपको एक ही वेरिएबल होता है आपके एक्सप्रेशन में और उसकी डिफरेंट पावर्स होती हैं, उसमें सब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन की एक डिग्री होती है। डिग्री क्या होता है? जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि आपको कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन दी होगी, उससे पूछा जाएगा कि इस इक्वेशन की इस इक्वेशन की डिग्री बताइए, तो वो जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे पास डिग्री होगी उस इक्वेशन की। जैसे जो मैंने इक्वेशन लिखी है, अभी एक्सप्रेशन ही लिखा हुआ है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है? 3। आगे पॉलिनोमियल को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है लीनियर इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्यूबिक इक्वेशन में, रैशनल इक्वेशन में। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर हाईएस्ट जो पावर होती है वो 1 होती है, मतलब उसकी डिग्री जो होती है वो 1, मतलब पावर उसका एक्सपोनेंट 1 होता है, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। उसमें आपको एक्सपोनेंट 2 नहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपकी 2 होती है। इस तरह क्यूबिक में हाईएस्ट पावर आपकी 3 होती है। रैशनल पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है? रैशनल नंबर को याद करो लेक्चर फर्स्ट में जाके। रैशनल नंबर्स क्या थे? p/q फॉर्म में लिखे जा सकते थे। वहीं से ये कंसेप्ट है रैशनल पॉलिनोमियल इक्वेशन का, कि पहले तो हम ऐसे लिख रहे थे ना 2/3 एक फ्रैक्शन बन गई, तो वो कह रहा है कि अगर आपके नोमिनेटर में भी कोई वेरिएबल हो, कोई एक्सप्रेशन बैठा हो, कोई इक्वेशन लिखी हो, जैसे मैं लिख देती हूँ ये जिससे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है, आपके डिनोमिनेटर में भी कोई ना कोई इक्वेशन लिखी हुई है या एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो वो एक रैशनल पॉलिनोमियल इक्वेशन कहेंगे उसको हम। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक ना हमारे पास फंक्शन होते हैं कॉस, साइन, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट और कॉट। मेन जो फंक्शन होते हैं वो कॉस, साइन और टेन होता है। ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। अगर आपको अपनी इक्वेशन में कॉस, टेन, साइन, कॉट, सीकेंट इनमें से कुछ देखने को मिल गया है तो आप उसको बोलेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। बस ये है। आपको इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करने को नहीं मिलेगी। मैंने स्टार्ट पे ही कहा था ये सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि कौन सी इक्वेशन का कौन सा नाम है, कि आपको देख के पता चल जैसे ये वो वाली इक्वेशन है, वो जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सिम्प्लिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। अब यहाँ पे आपके यूज़ होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हम चैप्टर 1 कर चुके हुए हैं। जिसके तो स्ट्रॉन्ग है उसको तो बहुत आसान लगेगा, जिसके नहीं है तो उसको थोड़ा टफ टाइम लगेगा। ऑल्दो है इजी, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो यहीं पे बस वो हमने यूज़ करने हैं। अब सिम्प्लिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है कि आपके पास कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है। अच्छा बात सुने, अलजेब्रिक इक्वेशन हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, आपकी सिम्प्लिफिकेशन इसी तरह से होगी। तो अलजेब्रिक इक्वेशन उसने हमें दी हुई है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपने सिंप्लीफाई इसको किस तरह से करना है कि हाईएस्ट पावर इसकी क्या है? 3 है। आपके पास एक्स स्क्वायर्स भी हैं, सिंपल एक्स भी हैं, सिंगल जिसकी एक्सपोनेंट 1 है। आप कभी भी एक्स को एक्स स्क्वायर में ऐड नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक्स वाली टर्म्स को एक दूसरे में ऐड कर सकते हो, ये 2x हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर और एक्स आपस में ऐड नहीं हो सकते। अलबत्ता ये दोनों अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में मिल जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट का रूल लग जाएगा 1 + 2, जहाँ पे पावर्स ऐड हो जाती हैं। 1 + 2 = x⁻³ तब इस तरह से हो जाएगा। बट आप कभी भी डिफरेंट एक्सपोनेंट्स वाले बेस चाहे एक हो, लेकिन उनके दरमियान में अगर ऑपरेशन प्लस का है या माइनस का है, आप कभी भी उनको सॉल्व नहीं कर सकते। सेम एक्सपोनेंट्स वाले आप वेरिएबल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे यही तो है हमारे पास 4 + 2 + x + 2x² -6x² + 5x और 8 हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन है। वो कहते हैं जिसको सिंप्लीफाई करें। हमने क्या किया है, हमने कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर दिया, जो सेम पावर्स वाले एक्सपोनेंट्स हैं उनको एक तरफ कर लिया, मतलब इकट्ठा करके लिख लिया। हमने रीराइट कर लिया, इस इक्वेशन को रीराइट कर लिया इस तरह से।
इनको रीराइट करके जब हमने सॉल्व किया 4 + 2 6 x + x 2x x के 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बेसिक रूल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। 6 में से 2 माइनस करो माइनस 4x स्क्वायर आ गया साथ वैसे ही, और माइनस प्लस माइनस, और हमारे पास साइन कौन सा लगेगा, ग्रेटर वैल्यू वाला। बेसिक रूल्स चैप्टर 1 वहाँ से ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है हमारा। प्लस 5x स्क्वायर वैसे ही साथ लिखा जाएगा, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 8 एज इट इज़ आ गया। बोथ साइड 6 को माइनस कर दो, हमारे पास इक्वेशन ये बचेगी 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2। ये जो स्टेप्स आपको उसने बताया है ये बड़ा फॉर्मल स्टेप उसने बताया है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, कांस्टेंट मैंने स्टार्ट में भी कह थी, हमने यहाँ पे भी कांस्टेंट्स को अलग किया था ना, क्योंकि कांस्टेंट में है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो x में x स्क्वायर में x क्यूब में इस तरह से। लेकिन ये देखिए अभी हमारा लेफ़्ट साइड पे भी एक कांस्टेंट पड़ा हुआ था और राइट साइड पे भी एक कांस्टेंट पड़ा हुआ था। आपने अक्सर देखा होगा कि मैथ टीचर हम अक्सर ऐसे बात कर देते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड ये इक्वल की दूसरी राइट हैंड साइड है ना, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में 6 ऐड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो बेसिकली एक फॉर्मल राइटिंग में देखा जाए तो मैथमेटिक्स में ये वाला लॉजिक लगा होता है। तो हम बोथ साइड उस डिजिट को माइनस या प्लस करवा रहे होते हैं ताकि लेफ़्ट साइड से वो कट हो जाए, माइनस प्लस वाली सेम कैंसिल आउट हो जाती है, वो ज़ीरो हो जाता है और दूसरी साइड पे भी वो चीज़ आ जाती है। तो ये जब हम डायरेक्ट ऐसे ले जाते हैं ना कि लेफ़्ट साइड पे प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, वो बेसिकली लॉजिकल तरीके से ये चीज़ हो रही होती है। यहाँ पे हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप अलजेब्रिक इक्वेशंस को। जब आपने वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करवाना होता है फिर वहाँ पे आपके चलते हैं जी एक्सपोनेंट रूल्स। यहाँ पे आप यूज़ कर रहे थे बेसिक रूल्स चैप्टर 1 से, कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके, यहाँ पे आपके यूज़ होंगे एक्सपोनेंट रूल्स। उसने आपको एक इक्वेशन दी है x³ × x4 + 5x - 2 = 0। वो कहते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाओ। x³ को जब हम x4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे एक्सपोनेंट का रूल नंबर 1 देखें जाके कि आपकी बेस सेम हो। रूल नंबर 1 नहीं है, देखिए एक्सपोनेंट के कितने लॉज, उसमें से कोई एक लॉ है जिसमें आपकी बेस सेम है और आपके एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो आप उनको आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनकी एक्सपोनेंट्स को ऐड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका एक्सपोनेंट रूल यूज़ हुआ है। तो ये ओवरऑल आपके एक्सपोनेंट रूल्स यूज़ हुए हैं जिससे सॉल्व करके आपको एक्सपोनेंट 7 + 5x4 - 2x³। डिवीजन में भी आपके एक्सपोनेंट रूल ही यूज़ होंगे, वो भी हमने पढ़ रखे हैं, तो आप इसको वो यूज़ करके सॉल्व कर लीजिएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव साइड इन फ्रंट ऑफ ब्रैकेट, ये है बहुत इजी लेकिन स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। अब ये देखिए यही एक्सप्रेशन लिखा हुआ 3x + 2 × 2 - x। अब ब्रैकेट से पहले क्या है, पॉजिटिव का साइन। जब हमने ब्रैकेट ख़त्म की बोर्ड मास रूल लगा के, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट ख़त्म करते हैं ना, तो ब्रैकेट ख़त्म की तो ब्रैकेट ख़त्म कैसे होनी है, इसके बाहर 1 था जिसका कोई नहीं, इसका 1 होता है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 1 को x से मल्टीप्लाई कराओ तो ये एज इट इज़ वही चीज़ आएगी ना। तो 2 - x लिखा हमने, कोई सिंबल चेंज नहीं हुआ, तो 2x + 2 आंसर आ गया हमारा। अब इसी एक्सप्रेशन को इस तरह से देखो, 3x और प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया। जब हमने ब्रैकेट ओपन की, मैंने आपको पहले भी कहा है, जिसके बाहर जिसके कोई नहीं उसका 1, मतलब इस ब्रैकेट के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो रहा था। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -2 माइनस माइनस प्लस और x। यहाँ पे आपका बोर्ड मास रूल भी यूज़ हुआ है और बेसिक रूल्स में जो हमारा सब्ट्रैक्शन वाला एडिशन वाले रूल्स थे वो भी यूज़ किए गए हैं। तो देखें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो हमारा आंसर आ गया 4x - 2। बाहर माइनस हो ब्रैकेट के तो अंदर वाले जितने भी साइंस हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। जो माइनस वाले हैं वो प्लस में चले जाएंगे, प्लस वाले माइनस में आ जाएंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाली वैल्यूज़ का ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज नहीं होंगे। अलजेब्रिक फार्मूलाज ये आपने खुद एक दफ़ा देख लेने हैं। ये अलजेब्रिक फार्मूलाज या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी इनको कहा जाता है। इनको लाजमी देखिएगा कि आपके पास जैसे फर्स्ट वाला a² + b², इसका फार्मूला ओपन होता है हमारे पास a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको अलजेब्रिक फार्मूलाज या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ आपको एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं, या आपको कोई सवाल दिया होगा, कहा जाएगा इसको सिंप्लीफाई करो, तो तब भी आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको एमसीक्यूज़ आ सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बताएं, तब आप क्या करेंगे? तो तब ये आएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेसिकली ये चीज़ नहीं थी, इसको मैं एडिट करती हूँ, मुझसे गलती से लिखा गया है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, ये मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा इसको। ये बेसिकली a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ये है। इसमें भी यही गलती हुई है, ये a प्लस बी क्यूब का फार्मूला था, होल क्यूब का। इसको मैं एडिट करके सेंड कर दूँगी, लेकिन ये आपने फार्मूलाज जो इसके फार्मूलाज अलजेब्रिक की आपने अपने माइंड में फिंगर टिप से क्या करनी है, लिख के याद करिएगा, ताकि पेपर में आए तो आपको आसानी रहे। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर बेसिक कंसेप्ट में हम सीख चुके हैं कि फैक्टर्स ऑफ अ नंबर क्या होता है। फैक्टराइजेशन क्या होती है? फैक्टराइजेशन ये होती है कि आपने फैक्टर्स मतलब कॉमन करने होते हैं। अब इसके कितने डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे अगर फर्स्ट मेथड की बात करोगे कॉमन फैक्टर्स, आपको कोई एक्सप्रेशन गिवन होगा ऐसे 3x + 9, सिर्फ ऐसे लिखा होता है 3x + 9, वो आपको बोला जाएगा इस चीज़ को फैक्टराइज करें, या उसने लिखा होगा फैक्टराइज करें, या वो आपको लिख देगा इसको सिंप्लीफाई करें। तो आप ज़रा फोकस करेंगे इसमें से, देखिए कॉमन क्या आ रहा है। एलसीएम में ये चीज़ देखी हुई है हमने, एचसीएफ में भी देखिए कॉमन चीज़ हम ढूंढने की करते थे। 3 कॉमन है, 3 बाहर x + 3, कि जब हम इसको ओपन करेंगे फिर यही एक्सप्रेशन बनेगा। तो 3 कॉमन आ रहा था हमारा, ये फैक्टराइजेशन होगी। दूसरा इसका तरीका जी रीग्रुपिंग करना होता है जी। आपके पास ये 4 है ना, इस तरह से आपको 4 टर्म्स गिवन थी। अब इनमें से भी देखिए कॉमन आपने हर जगह करना, कोई भी मेथड है। 2 को यहाँ पे इस फर्स्ट 2 में हमारे पास x कॉमन था, आखिरी 2 में कुछ भी कॉमन नहीं, हमने 1 लिख दिया जस्ट। जिसमें कुछ कॉमन है तो उसके साथ बाहर 1 लिख देते हैं। तो x 2y + 3 + 1 2y + 3। और इसकी आपको कैसे पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन गलत हुआ है सही? इस तरह की फैक्टराइजेशन में आपने देखना है कि जो आपके ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ है ना, ये सेम आनी चाहिए। अगर तो ये सेम है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक हुआ है। जब हमने ऊपर वाले एक्सप्रेशन से कॉमन लिया तो हमारे पास ये आ गया, और इसमें से हम 2y + 3 ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ हैं, हम इनको कॉमन ले सकते हैं। जब हमने x के साथ 2y + 3 जो लिखा हुआ है इसको कॉमन लिया, और 1 से 2y + 3 कॉमन लिया, तो हमारा पीछे रह गया x + 1। और देखिए हम इनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तब यही चीज़ हमारी जनरेट होगी। सादा लफ्ज़ों में बात करें तो ये वो चीज़ हो रही है, एक बात को दूसरी बात में दूसरे तरीके से डिफ़ाइन करना। तो ये और ये बात एक ही है, लेकिन दूसरे तरीके से उसने कर दी है, तो ये भी एक फैक्टराइजेशन ही होती है। फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़, ये जो ऊपर मैं फार्मूलाज कह रही थी ना, अलजेब्रिक फार्मूलाज या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, वो इस तरह की फैक्टराइजेशन में यूज़ किए जाते हैं। उसने आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4x² - 9 का, वो कहते हैं इसको फैक्टराइज करो बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। a² - b² का फार्मूला होता है, एक दफ़ा उसको प्लस में खोला जाता है, एक दफ़ा माइनस में खोला जाता है। तो हमारे पास ये फार्मूला इस तरह से है कि 4x² - 9 है ना, 9 है, हम इसको इस फॉर्म में पहले बनाएंगे, हमारे पास a भी एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए और b भी। 2 2s are 4 होता है, मतलब 2 का स्क्वायर भी होता है। x तो ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो -3 का भी स्क्वायर होता है। तो ये इस तरह से हो सकता है ना, 2 को हम होल स्क्वायर में कर लें, -3 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो ये हमारे पास a² है, तो ये हमारे पास b² है, दरमियान में माइनस है। तो a² - b² का आइडेंटिटी का फार्मूला क्या था? एक दफ़ा प्लस में खोलो, एक दफ़ा माइनस में इसको खोल दो, तो आपका आंसर आ गया। फैक्टर ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे उसने हमें फैक्टर ऑफ द फॉर्म मतलब खुला हुआ दिया हुआ है। अच्छा, फैक्टर ऑफ द फॉर्म ये चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि इस फॉर्म में आपकी फैक्टराइजेशन हो, मतलब आपको उसने आपकी कल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होता है इस तरह का। मोस्टली हमने फैक्टराइजेशन अपने मतलब स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में इस तरह से इस वाले एक्सप्रेशन की करते हैं, और हमें यही कहा जाता है मतलब ये भी एक फैक्टर, हम मोस्टली इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो लास्ट वाला डिजिट होता है 6, हम उसको
इसके जो एक्स स्क्वायर होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्स स्क्वायर होता है, इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर ऐसे दो टर्म्स लेते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवा के जो आया होता है वो आ जाए मल्टीप्लाई करवाने के बाद, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5x आ जाए। तो सिंपली वो वाले 2 और 3 थे, अगर 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 6x स्क्वायर आ रहा है, और 2 और 3 को अगर हम ऐड करा रहे हैं तो 5 आ रहा था। तो इस तरह से ये वाली बाद में वही कॉमन लेना है। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, सिर्फ फर्स्ट 3 इम्पोर्टेंट थी, लास्ट वाली इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। रिमाइंडर ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर क्या होता है? जब हम डिवीजन करते हैं ऐसे तो हमारे पास नोमिनेटर लिख दो, डिनोमिनेटर लिख दो, यहाँ पे क्यू लिख देते हैं और इसको सॉल्व करने के बाद आर आता है हमारे पास, ये रिमाइंडर होता है जो यहाँ पे हमारे पास बचता है। अब ये तो एक डिवीजन मेथड से हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे होते थे ना। आपको अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए, अलजेब्रिक इक्वेशन आ जाए, वो कहता है इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड करें, तब आप कैसे फाइंड करेंगे? उसने आपको एक एक्सप्रेशन दिया होता है, पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल, उसने नाम लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स भी इस पॉलिनोमियल का नाम है, चाहे पी ऑफ एक्स लिखा हो चाहे एफ ऑफ एक्स लिखा हो, बात पॉलिनोमियल का है, मतलब उसका नाम है 2x के माइनस 3x प्लस 5 को उसने एक नाम दिया हुआ है। और कहते हैं हमारे पास ये पॉलिनोमियल है और इसको डिवाइड करें x इज इक्वल टू 4 और इसका रिमाइंडर फाइंड करें। इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करते हैं कि आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है, जहाँ पे x है इस पॉलिनोमियल में, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 4 पुट कर दें। जैसे x की जगह 4 पुट किया 2 और x पे 4 पुट किया 4 का स्क्वायर माइनस 3 4 3 इंटू 4 प्लस 5 2 इंटू 16 एक्सपोनेंट रोल यूज़ करें ना, 4 इंटू 4 16 3 आगे वैसे ही आ गया। ऑर्डर को पहले सॉल्व किया, बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग चलना है हमने। 2 इंटू 16 32 3 इंटू 4 12 प्लस 5। अब हम एडिशन को सॉल्व करेंगे, खैर मैंने इस पर एक साथ ही कर दिया हुआ है, तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 25। ये ओवरऑल एक बोर्डमास रूल यूज़ किया गया है। इसी तरह से दूसरा एक एग्जांपल है, उसने हमें वही एक्सप्रेशन दिया और x माइनस 4 दे दिया। मतलब ये मैंने वही एग्जांपल इसलिए ली थी, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 उसने हमें खुद ही बताया हुआ था कि आप x इज इक्वल टू 4 से हमें डिवाइड करना है। मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे आप 4 पुट करेंगे, उसने हमें x की वैल्यू बताई हुई थी। सेकंड क्वेश्चन मैंने खुद ही इसीलिए वही एक्सप्रेशन लिया था, सिर्फ ये समझाने के लिए, इन केस अगर आपको ऐसे गिवन हो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तब आप क्या करेंगे? तो बच्चे आप तब क्या करेंगे, आपने सिंपली x माइनस 4 को इक्वल टू 0 पुट करें, यहाँ से x फाइंड कर लें तो वो आ जाएगा 4। बाकी प्रोसीजर वही है जो ऊपर हमने देखा है, जहाँ पे x है वहाँ पे 4 पुट कर दें, उसको सिंप्लीफाई करें, रिमाइंडर आपके पास 25 आ जाएगा। ये एग्जाम्पल 3 नहीं करनी, ये नहीं इम्पोर्टेंट, ये ऐसे ही ऐड होगी, इसको नहीं करना। आगे हमारे पास आ जाता है जी वर्ड्स मीनिंग। ये मैथमेटिक्स के वर्ड्स मीनिंग है, ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया। वो इसलिए कि ये वर्ड्स मीनिंग इसलिए हैं ताकि आपको ये जो स्टेटमेंट फॉर्म वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको समझने में आसानी हो। तो ये जो मैथमेटिक्स के वर्ड्स मीनिंग है आपने इनको याद कर लेना है कि कंसेक्टिव इंटीजर्स में डिफरेंस कितने का होता है 1। कंसेक्टिव इंटीजर्स या नंबर्स कह लें क्या होते हैं 1 है 2 है, तो 1 में डिफरेंस कितना है 2 का, मतलब 2 माइनस 1 क्या है 1 का डिफरेंस, यानी या ये कह लें 1 में हम 1 ऐड करते हैं तो 2 हमारे पास आता है। तो ये वो कह रहा है कि कंसेक्टिव इंटीजर्स में डिफरेंस 1 है, इवन जो कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स हैं उनका डिफरेंस 2 है। 2 के बाद 4 आता है, 2 में 2 ऐड करें तभी 4 आता है, और या 4 माइनस 2 कर लें तो डिफरेंस 2 का ही रहता है। तो इस तरह से ऑड का भी डिफरेंस 2 का है, तो बाकी आप खुद रीड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो चीज़ मेन याद रखने वाली है ऑड का फंक्शन और इवन का फंक्शन। इवन का फंक्शन 2x है और ऑड फंक्शन हमारे पास 2x प्लस 1 है। ये फिक्स होते हैं, आप इनको फार्मूलाज की तरह समझें या फंक्शन की तरह समझें, बट आपके माइंड में ये होने चाहिए। हमारे पास एग्जांपल है, मारिया बॉट 10 नोटबुक्स एंड 5 पेन। वो कहते हैं उसने 5 पेन लिए, 10 नोटबुक्स लिए, कॉस्टिंग $2 ईच। वो कह रहा है उसने 10 नोटबुक्स लिए, 5 पेन लिए और पर हेड मतलब पर चीज़ की जो उसकी प्राइस थी ना, पर बुक की, पर नोटबुक की और पर पेन की बुक उसकी $2 थी। बताइए मारिया ने टोटल पे कितना किया है? 10 नोटबुक्स हैं, 5 पेन है और उसने
एक मतलब ईच यूनिट की इसने बताया कि हमारे पास $2 है। जब एक चीज़ की प्राइस 2 है, मतलब 1 नोटबुक की प्राइस भी $2 है, 1 पेन की भी प्राइस $2 है, तो हम क्या करेंगे, हमें 10 नोटबुक्स की प्राइस फाइंड करनी है। उसको 2 से 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास $20 आ जाएगी 10 नोटबुक्स की प्राइस। इसी तरह जब 5 पेन्स की प्राइस हमारे पास $10 आ जाएगी। हमने देखना उसने टोटल पे कितना किया था, तो उसने बुक्स भी ली थी, नोटबुक्स भी ली थी और पेन्स भी लिए थे। तो 20 + 10 कितना हो गया हमारे पास 30। तो मारिया ने टोटल $30 पे किया था। फाइंड कंसेक्टिव इंटीजर्स हुज सम इज 99, हुज सम 99। वो कह रहा है ऐसे कंसेक्टिव इंटीजर्स बताएं जिनका सम 99 है। कंसेक्टिव इंटीजर्स में डिफरेंस हमें पता है क्या होता है, 1। मतलब जैसे कंसेक्टिव इंटीजर्स की बात मैंने आगे भी बताया था, जैसे 1 है, 1 में कितना ऐड करें तो 2 आएगा, 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, 2 में हम कितना ऐड करेंगे 3 आएगा, 1। तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। तो ये वो चीज़ है कि कंसेक्टिव इंटीजर्स ऐसे होता है जिनमें हम 1 ऐड करते जाएं तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर जनरेट होता है। तो हमने खुद से, उसने हमें बोला जी उन 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं और उनका सम क्या है 99। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर अगर हम x ले लें तो सेकंड क्या होगा x + 1। लेट्स सपोज हमारा फर्स्ट इंटीजर 1 आता है तो सेकंड क्या होगा, 1 में ये जो x है वो ये वाला है, इस 1 में हम 1 ऐड करेंगे तभी तो हमारा कंसेक्टिव साथ जुड़ा हुआ दूसरा इंटीजर आएगा। तो इसलिए अगर हमारा फर्स्ट x है तो दूसरा x + 1 होगा। ये हमें अपनी कॉमन सेंस से अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपका तब ही ये वाला बन सकेगा कि आपका सेकंड एलिमेंट, आपने सेकंड डिजिट x + 1 कैसे ले लिया, क्योंकि हमारा फर्स्ट इंटीजर अगर x है तो सेकंड उस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब उस x में हम कुछ ऐड करेंगे तभी तो हमारा सेकंड इंटीजर आएगा ना। तो उसने हमें कीवर्ड दिया हुआ है कंसेक्टिव, मतलब कंसेक्टिव नेक्स्ट वाला ही है, 1 है तो अगला मतलब 2 है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तभी तो 2 आएगा ना। तो ये चीज़ कह रहा है। उसने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने बोला जी कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम मतलब ऐड हो रहे हैं वो आपस में, तो 99 है। हमारा फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर मतलब x है, दूसरा x + 1 है, तो उनके वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐड, तो 99। मतलब अगर a है दूसरा b है तो ये उसका सम 99 आ रहा है। तो b हमारा यहाँ पे x + 1 है और a हमारा यहाँ पे x है और ये वाला ऑपरेशन तो क्वेश्चन ही बोला कि वो सम हो रहे हैं। डेट्स वाई ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसे बन रहा है। अभी हम x को x में ऐड करो 2x आ जाएगा, +1 कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ ले जाओ, मतलब लेफ्ट साइड पे प्लस ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 98 आ जाएगा। हमें तो x चाहिए, तो डेट्स बाई 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49। ये आई है x की वैल्यू और x हमारा क्या था फर्स्ट इंटीजर 49 आ गया। अभी हमने सेकेंड इंटीजर फाइंड करना है, तो सेकेंड इंटीजर हमारा क्या था x + 1, तो x क्या है 49 + 1 डिवाइडेड बाय 50 आ जाएगा, +1 50 आ गया। तो सेकेंड इंटीजर हमारा क्या हो गया 50। तो 49 + 50 करो तो क्या आता है 99। सम यही आता है ना, क्वेश्चन तो यही कह रहा था ना आपको कि आपके पास 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स है जिनका सम 99 है, हैंस प्रूफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, यानी मैं इसको रेज कर लूँ, the sum of consecutive even numbers, even integers। वो कह रहा है the sum किनका consecutive even integers is 26। what are the 2 numbers। वो कह रहा है वो दोनों नंबर बताओ जिनका सम 26 है। पहले तो मैं आपको यहाँ से इस स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना सिखाती हूँ। उसने बोला है सम ऑफ consecutive even integers। लेट सपोज हमारा फर्स्ट इवन इंटीजर a है, हमने लेट कर लिया, दूसरा इवन इंटीजर b है। वो कहता है इनका सम इज़ 26। सम ऑफ कंसेक्टिव इवन इंटीजर, हमने 2 कंसेक्टिव इंटीजर ले लिए, उनका क्या सम मतलब a + b इसको क्या मतलब है इसका इक्वल है किसके 26 के। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। लेकिन अब बात ये है कि उसने बात की थी, ये तो हमने समझ ली कि एक स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, लेकिन स्टेटमेंट में एक और ट्विस्ट भी है कि वो कह रहा है कि कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स
अब आपके पास फर्स्ट इंटीजर क्या होता है इवन का, 2। 2 में आप कितना ऐड करते हो कि आपके पास नेक्स्ट इवन नंबर कंसेक्टिव ये होता है ना, अगला जुड़ा हुआ साथ के साथ, तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या है 4। तो आप 2 में कितना ऐड करोगे कि 4 आ जाए, 2 + 2, तभी तो आपका 4 आएगा। 4 में आप 2 ऐड करोगे तभी तो नेक्स्ट थर्ड वाला इवन इंटीजर जनरेट हो जाएगा। तो मतलब एक इवन नंबर में और दूसरे इवन नंबर में कितना डिफरेंस होता है, 2 का। हमारे पास 2 का डिफरेंस होता है। अभी यहाँ पे हमने फर्स्ट इंटीजर 2x लिया है और दूसरा 2x + 2 लिया है। आपका ये सेकेंड इंटीजर तो आपको समझ आ रहा होगा कि हमें 2x + 2 क्यों लिया है, क्योंकि ये फर्स्ट इंटीजर है। फर्स्ट इंटीजर में 2 ऐड करेंगे तभी तो हमारा नेक्स्ट वाला कंसेक्टिव इवन इंटीजर हमें मिलेगा। लेकिन ये 2x कहाँ से आ गया, तो मैंने आपको बताया था बच्चे कि ये जो चार्ट मैंने आपको बताया है इसमें इवन फंक्शन को याद रखिएगा, इवन और ऑड को। मैंने सिंपली ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन उठाया कि हमारा फर्स्ट इंटीजर ऐसे बनता है, 2x से हमारा फर्स्ट इंटीजर बनता है और इवन इंटीजर बनता है, और ऑड फंक्शन से 2x + 1 से हमारा फर्स्ट ऑड नंबर बनता है। ये आप फार्मूला समझ लें, इनकी डेरिवेशन में आप ना जाएं, बड़ा खप जाएंगे। तो सिर्फ आप इनको फार्मूला समझें, ये फिक्स है कि हमारा इवन नंबर्स का फर्स्ट नंबर कैसे आता है 2x से, और 2x + 1 से ऑड नंबर आता है। ये फार्मूला समझते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है 2x, तो इवन नंबर का दूसरा कंसेक्टिव इवन इंटीजर कैसे जनरेट होगा, अगर हम उसमें 2 ऐड कर दें। क्लियर है। तो ए हमारा यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इंटीजर 2x है, सेकेंड इंटीजर हमारा क्या है 2x + 2। क्लियर। और ये वाला प्लस क्वेश्चन ने हमें बोला था कि सम हो रहा है किसके इक्वल, 26 के इक्वल। तो यही तो एक्सप्रेशन बनाया मैंने। आगे जस्ट बोर्डमास रूल यूज़ करके मैंने उसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आ गया x = 6। लेकिन ये आया है 6। अभी हमने इंटीजर फाइंड करना है, ये इंटीजर नहीं है हमारे पास। फर्स्ट इंटीजर का फार्मूला 2x, x की जगह 6 पुट करो, 2 × 6 12। फर्स्ट इंटीजर आपका 12 है, सेकेंड इंटीजर 2 × 6 + 2 14 है। 12 और 14 को ऐड करोगे तो आपके पास 26 ही आएगा। ये ऑड वाली आप खुद करेंगे, सेम इवन फंक्शन जैसे ये आप करेंगे और इसको समझेंगे। अगर ना समझ आई तो मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते भी हैं। डू इट नाउ समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। तो कभी भी बाद में, मतलब कहते हैं हम बाद में कर लेंगे, कभी भी ऐसा ना करें। जो चीज़ हम बाद में या आने वाले कल के लिए छोड़ देते हैं वो कभी भी शायद ना हो सके। डू द थिंग्स बिफोर द टाइम। अल्लाह हाफिज़।